ये पीडब्ल्यू वर्सेस अनअकैडमी या फिर दूसरे कोचिंग है एलन वर्सेस आकाश, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैंने ये नहीं देखा था कि उनका एज क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने देखा कि यार वो इंसान मेरे को एनसीईआरटी की लाइन समझा पा रहा है, नोट्स वापस से बना लेना या फिर एक लेक्चर को 4 बार देख लेने से या फिर सेम टॉपिक को 4 डिफरेंट टीचर से पढ़ लेने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। अब बताओ कि जेईई से पीवाईक्यू टीचर नहीं करवाए थे, लेकिन वो खुद करके गया। तब यहाँ पे जो वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाया उसका जो क्रेडिट है वो किसको देना चाहिए, बच्चे को या फिर टीचर। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। काफी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे थर्ड ईयर के, और जैसे एग्जाम्स खत्म हुए हैं तो वैसे मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। और ये वीडियो लाने का जो रीजन है वो ये है कि जब मेरे एग्जाम चल रहे थे उस पीरियड में मेरे चैनल पे कुछ ऐसे कमेंट्स आए, कुछ मेरे को डीएम्स आए, जिसको देखकर मेरे को लगा यार बच्चे कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज है। जब से नीट 25 का एग्जाम हुआ है 99% बच्चे आप में से इस चीज में फंसे हुए हो कि भैया इस बार जैसा पेपर आया है उसको टैकल करने के लिए हमें तो यार बेस्ट टीचर से पढ़ना होगा, हमें नोट्स वापस से बनाने होंगे क्योंकि टीचर्स इस बार काफी चीजें ऐड करेंगे तो हमें नोट्स वापस से बनाना होगा, हमें बेस्ट टीचर से ही पढ़ना होगा। अगर हम किसी बेस्ट टीचर को छोड़ के किसी दूसरे सेकेंडरी टीचर से पढ़ते हैं तो हमारा काम नहीं होने वाला है। आउट ऑफ एनसीईआरटी हमें करना होगा बायोलॉजी में भी, क्योंकि एक दो क्वेश्चन हमें बायोलॉजी में भी आउट ऑफ एनसीईआरटी दिख गए थे। भैया हमें पीवाईक्यूज का जो पहले जितना इंपॉर्टेंस था ना अब वो इंपॉर्टेंस फील नहीं हो रहा है, क्योंकि अब जो ट्रेंड है पूरा बदल गया। अब टफ क्वेश्चन आने लगे हैं, अब आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आने लगे हैं, और लेक्चर्स इस बार काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं अगर हम लोग उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस से कंपेयर करते हैं तो। क्योंकि लेक्चर्स में इस बार बहुत ज्यादा हाई लेवल के कंसेप्ट सिखाए जाएंगे या एडवांस लेवल के कंसेप्ट सिखाए जाएंगे, और वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज सोच कर आप इस फोमो में बहुत सारी मिस्टेक्स इस बार करने वाले हो, जो कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कवर करने वाला हूं। मैं सारी मिस्टेक्स लिख कर आया हूं जो कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ये मिस्टेक्स चाहे अभी सोच रहे हो करने की या फिर आगे चल के करते हो तो आप हो सकता है नीट 26 में सिलेक्ट ना हो और आपको वापस से नीट 27 का एग्जाम लिखना पड़े। और कैसे अगर आप इन मिस्टेक्स को अभी समझ जाते हो और इससे बच जाते हो तो आप इस 1% वाले ग्रुप में आ जाओगे जो कि काफी फोकस है और उन्हें पता है कि अगर नीट 25 का पेपर वापस से रिपीट होता है या उससे टफ भी आता है तो भी हम उसे कैसे टैकल करेंगे, उस चीज का उन्हें नॉलेज है। तो यही चीज आपको मैं इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं। तो पहली मिस्टेक है स्यूडो सैटिस्फैक्शन ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। अब टीचर्स लेक्चर में किसी टॉपिक को कंप्लीट करवाने के बाद जब भी क्वेश्चंस करवाते हैं तो आप वहां पे पॉज नहीं करते हो वीडियो को और टीचर के साथ ही साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हो कि हाँ टीचर पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, मैंने बस देख लिया कि हाँ अच्छा ऐसे पढ़ना था और इसमें से ये चीज़ें डिकोड करनी थी, चलो ठीक है मैं भी यही करता। सर ने सॉल्व कर दिया, मैंने सॉल्व करते हुए देख लिया, मुझे लग रहा है हाँ मैं भी तो यही सोच रहा था, ऐसे ही सॉल्व होता, ठीक है मुझे समझ में आ गया। लेकिन जब भी आप ये देखकर खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपसे क्वेश्चन ना बनते थे उस समय और ना ही आपसे नीट 25 में क्वेश्चन बने। तो ये जो स्यूडो सैटिस्फैक्शन ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको लगता है कि यार टीचर ने क्वेश्चन कर दिया, मैंने देख लिया, मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे से भी तो ऐसे ही होने वाला था तो मेरे से क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप मान लो नॉर्मल अगर लाइफ एग्जाम्पल लेते हो जहाँ पे आप अगर आपको कार ड्राइव करना सीखना है तो आप कभी भी पैसेंजर सीट पे बैठ के कार ड्राइविंग नहीं सीख सकते हो। जब तक आप ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठते हो और खुद से गियर लगाना नहीं सीखते हो, खुद से स्टीयरिंग हैंडल करना नहीं सीखते हो, तब तक आप गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते, सिर्फ देख के नहीं सीख सकते। और ये सेम चीज आपके साथ क्लास में होती है। जो टीचर है वो ड्राइविंग करना सिखाते हैं आपको ड्राइविंग सीट पे बैठकर, आप पैसेंजर सीट पे बैठे हुए और आपको इस पैसेंजर सीट से उठ के इस ड्राइविंग सीट पे जाना होगा, जिसके लिए आपको वीडियो पॉज करना होगा और क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। हो सकता है आपसे क्वेश्चन गलत सॉल्व हो जाए या फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बहुत सारे डाउट्स आ जाए, तो आपको अगर आपको गलती कर लेते हो या फिर आपको डाउट हो जाता है और वो डाउट को अगर आप एक बार क्लियर कर लेते हो तो फिर वो डाउट ना आपको एग्जाम में आएगा और ना ही आप वो सेम गलती एग्जाम में दोहराओगे। इस तरीके से आप दोनों चीजों से बच जाते हो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाते हो। पर नीट 26 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी क्लास में टीचर पीवाईक्यूज को लेकर आए कि ये देखो नीट का पीवाईक्यू है, इसका ऐसे सॉल्व करना है, मैं क्या करता था, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैंने ऐसे ही किया था कि जब भी पीवाईक्यू आता था किसी भी लेक्चर में मैं उसको स्किप कर देता था कि मैं पीवाईक्यू नहीं देखूंगा कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि मेरा ये मानना था कि पीवाईक्यू एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि जब मैं सारे मॉड्यूल्स को सॉल्व कर लूंगा और जब मैं मेन एग्जाम देने जाऊंगा तो मुझे यही पीवाईक्यू देखने को मिलेगा जो कि एकदम नया क्वेश्चन होगा, नए तरीके से फ्रेम्ड होगा। तो मैं अगर इसको सॉल्व करते हुए टीचर से सीख लेता हूं तो फिर वो जो माइंडसेट है कि नए क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है मैं कभी सीख ही नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करता था कि जब भी एक लेक्चर में पीवाईक्यू आएगा मैं स्किप कर देता था कि पीवाईक्यू मैं बाद में करूंगा इसको, अभी मैं सिर्फ टीचर से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सीख लेता हूं, लेकिन मैं पीवाईक्यू एक्जैक्टली जो आया हुआ है उसको सॉल्व करते हुए नहीं देखूंगा मैं टीचर को। उसके बाद जब लेक्चर खत्म हो जाता था और मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करना सीख लिए, मैंने मॉड्यूल्स कर लिया, तब मैं पीवाईक्यू पे जाता था, पीवाईक्यू की बुक खोली, टाइमर लगाया और अब एकदम एग्जाम स्टिमुलेशन मेरे सामने रहता था कि मैंने ये क्वेश्चन कभी नहीं देखे, ऐसे ही फ्रेम्ड क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं जो कि एकदम नए लैंग्वेज में होंगे, नए तरीके से लिखे होंगे और मैं उसको तब सॉल्व करता। इस तरीके से मैं अपने ब्रेन को ट्रेन कर पाता था कि नए लैंग्वेजेस के क्वेश्चन जब आएंगे, नए तरीके के क्वेश्चन जब आएंगे तो उसको कैसे टैकल करना है एक टाइम बाउंड मैनर में। और यही चीज़ मैं आपको ही बोलूँगा कि जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए नहीं देखा टीचर को, वो मत देखना, स्किप कर देना उसको और बाद में टाइमर लगा के पीवाईक्यू सॉल्व करना। दूसरी मिस्टेक है अपनी गलतियों को नहीं मानना और सिलेक्शन नहीं होने का पूरा ब्लेम टीचर्स पे डाल देना या फिर पेपर टफ होने पे डाल देना। और ये समझने के लिए मैंने अपने चैनल पे पोल करवाया था जब मैंने पूछा था कि यार बताओ आप नीट 25 में एक अच्छा स्कोर क्यों नहीं ला पा रहे हो, मतलब आप एक ऐसा स्कोर क्यों नहीं ला पा रहे हो जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, इसमें किसकी गलती है, आपकी खुद की गलती है या फिर टीचर्स ने अच्छे लेक्चर्स नहीं करवाए या टीचर्स ने अच्छे क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करवाए इसलिए आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। क्या आपको लगता है क्या मेन रीजन होने वाला है इसका? अब उसमें जो मैक्सिमम बच्चे थे जो मेरे चैनल को अच्छे से फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि यार गलती तो हमारे साइड पे लाई करती है, क्योंकि अगर हम पैनिक नहीं किए होते वहाँ पे तो हमने सॉल्व कर लिया होता क्वेश्चन, या फिर हमने कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होते थोड़े से, हमने ये नहीं सोचा होता कि सिर्फ ईजी क्वेश्चन आएंगे तो शायद हम वहाँ पे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते, क्योंकि टीचर ने तो कंटेंट डिलीवर किया ही था, हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। मैक्सिमम बच्चे ये थे, लेकिन कुछ ऐसे परसेंटेज के बच्चे भी थे जिन्हें लगता है कि यार पूरी की पूरी गलती टीचर की है, टीचर ने अगर अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए होते,
टीचर ने अगर जे एडवांस लेवल का करवा दिया होता तो हमारा ये नीट 25 का पेपर बहुत अच्छा चला गया होता और हम सिलेक्ट हो जाते। ठीक है, रैंकर्स की बात नहीं हुई, सिलेक्शन की बात हो रही है कि सिलेक्शन में मेन फॉल्ट किसका है, टीचर का या आपका। और इससे मेरे को समझ में आया कि यार बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार गलती किसी और की है, हमारी नहीं है। और जब तक आप ये नहीं मानोगे कि गलती हमारी खुद की है, तब तक आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो फिर आप जो ड्रॉप ईयर लेते हो जिसमें आप इंप्रूवमेंट करते हो, तो आप इंप्रूव किस चीज़ को करोगे जब आपको अपनी गलती ही नहीं पता होगी। तो अब इसमें डाउट आता है कि भैया यार अपनी मिस्टेक्स को पता कैसे करें, क्या सोचे कि हम लोग अपनी एक्चुअल जो मिस्टेक है वो पता कर पाए, उसके ऊपर हम लोग काम कर पाए। अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि नीट 25 में कितने मार्क्स लाए जा सकते थे, डुएबल क्वेश्चंस कितने थे। तो अगर आप देखोगे फिजिक्स में तो 25 क्वेश्चन डुएबल थे। आप खुद भी खोल के देख सकते हो यार कि कितने क्वेश्चन जो थे वो पीवाईक्यू से आए थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और वो किए जा सकते थे अगर वहाँ पे पैनिक वाला सिचुएशन नहीं होता या फिर आप प्रेशर में नहीं होते। तो दूसरा, केमिस्ट्री में आप 35 क्वेश्चंस के आसपास कर सकते थे, और बायोलॉजी में मैंने काफी लीनियंट रखा है, 10 क्वेश्चंस मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि आप छोड़ सकते थे, तो भी आप 80 क्वेश्चंस कर पाते। ये अगर आप टोटल करते हो तो सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के आप 460 के आसपास स्कोर कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे इससे भी नीचे स्कोर कर रहे हैं, मतलब वो 360 ला रहे हैं, 400 ला रहे हैं, जबकि सिर्फ बायो और केमिस्ट्री अगर आपकी अच्छी होती है तब भी आप 460 मार्क्स के आसपास ला पाते। और अगर आप टोटल करते हो, फिजिक्स को भी इंक्लूड करते हो, तो आप 560 मार्क्स के आसपास ला सकते थे। अगर आप इससे नीचे स्कोर कर रहे हो तो आप टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने मार्क्स पे आप सेफर साइड पे हो, आप सेलेक्ट हो ही जाओगे। और अगर आप सिलेक्शन के रेंज से नीचे हो, 560 मार्क्स से नीचे हो, और ये डुएबल क्वेश्चंस थे, इतना कंसेप्ट सबने पढ़ाया था, तो आप टीचर को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। फिर कहीं ना कहीं गलती आपके अंदर लाई कर रही है और आपको पहचानना है। और इसके लिए आपको ये सोचना होगा कि यार पेपर मैं क्यों नहीं सॉल्व कर पाया। क्या मैं पेपर इसलिए सॉल्व नहीं कर पाया क्योंकि मैं वहाँ पैनिक कर गया, या फिर जो 2 राउंड पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी थी वो मैं वहाँ पे सही से नहीं लगा पाया। अगर ये रीज़न है तो फिर आपको इस बार टेस्ट बहुत सारे देने हैं और बहुत अच्छे से इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है कि आप पैनिक ना करो नए क्वेश्चन देख के, या फिर आपको 2 राउंड में कैसे पेपर को सॉल्व करना है, कैसे आपको हार्ड क्वेश्चन को छोड़ना है, पहचान के यार ये हार्ड है, मेरा टाइम लेगा, मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये आपको सीखना है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि यार मेरा जो टाइम है वो बायोलॉजी इनऑर्गेनिक में ज़्यादा चला गया, अगर मैं वहाँ से टाइम बचा लेता तो मैं फिजिक्स को, फिजिकल को अच्छे से जो ईजी क्वेश्चन थे उसको ढूंढ के कर पाता, लेकिन मेरा टाइम यहाँ पे ज़्यादा चला गया। और इसको सही करने के लिए आपको बायोलॉजी इनऑर्गेनिक में रिविजन्स को इंक्रीज करना होगा। और मैंने आपको बोला भी था कि अगर 180 क्वेश्चंस का पेपर होता है जहां पे आपको 180 मिनट्स में पेपर सॉल्व करना है, तो उसमें जो सबसे मेन रोल प्ले करने वाला है वो होगा टाइम। और टाइम आप फिजिकल में दे पाओ उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको बायोलॉजी इनऑर्गेनिक काफी फास्टली सॉल्व करना होगा। तो इसलिए आप रिवीजन पे काफी चीज ध्यान दो। मैंने आपको पहले ही बहुत सारी वीडियोस में बताया था, और ये चीज इस बार पेपर में आपको देखने को मिल रही है कि जिसने भी यहाँ पे टाइम बचाया वही जाके फिजिकल को सॉल्व कर पाया है। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी मिस्टेक होगी। ऐसे आपको पहचानना है कि मेरी मिस्टेक्स रिविजन में है या टेस्ट में है, या फिर तीसरी चीज कि जब भी क्वेश्चन टीचर करवाने आते थे मैं वहाँ पे पॉज नहीं करता था वीडियो को, टीचर ने करवाया, मैंने देखा, मेरे को लग रहा है हाँ मुझे समझ में आ गया, मैं भी तो ऐसे ही करता, और मैं निकल गया आगे। इस तरीके से कभी मैं क्वेश्चन को खुद कैसे सॉल्व करना है वो सीख ही नहीं पाया। मैंने कभी अच्छे क्वेश्चन, जहाँ पे भी टीचर अच्छे क्वेश्चन लेकर आते थे, मैं उसको वहीं पर स्किप कर देता कि यार ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं, मेरे को सीखना ही नहीं है। तो नए क्वेश्चंस या फिर अच्छे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है मैं कभी सीख ही नहीं पाया। तो मेरी मिस्टेक्स मतलब यहाँ ये लाई करती है कि मेरे को नए क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है इस बार। तो इस तरीके से आप अपने मिस्टेक्स को पहचान सकते हो और उसके ऊपर काम कर सकते हो। तीसरी मिस्टेक है जो ड्रॉपर्स पूछ रहे हैं मुझसे, बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि भैया नोट्स क्या हमें फिर से बनाने चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप वापस से नोट्स बनाने में टाइम देते हो तो टाइम वेस्ट ही होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा नोट्स है तो फिर नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अनटिल अनलेस आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नोट्स नहीं बनाए, नोट्स अगर आपके पास ऑलरेडी है तब आपको नहीं बनाने हैं, अगर आपने नहीं बनाए तो आपको बना लेना चाहिए। अब इसमें डाउट याद है बच्चों की भैया हम वापस से लेक्चर देखने वाले हैं, टीचर इस बार कुछ चीज़ें हो सकता है ऐड करवाएं, तो उसका क्या करेंगे हम लोग अगर हम लोग नोट्स नहीं बनाते हैं अच्छे से पूरा। तो अगर आप नोट्स पूरा नहीं बनाने वाले हो, आपके पास ऑलरेडी अच्छे नोट्स हैं, तो जो नए चीज़ें ऐड करवाएंगे टीचर बस उसको ऐड कर लेना आप। ठीक है, पूरे नोट्स बनाने जाओगे तो फिर ड्रॉपर होने का मतलब नहीं। जो ड्रॉपर होने का बेनिफिट होता है कि आपके पास नोट्स ऑलरेडी बने बनाए हैं, आप अपना टाइम को क्वेश्चन प्रैक्टिस में इन्वेस्ट कर सकते हो, रिविजन में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आप खुद होगे। आपके पास ऑलरेडी टाइम कम रहता है, 1 साल का टाइम रहता है और आपके पास और टाइम की कमी हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने अच्छे नोट्स बनाए हैं तो आप नोट्स बनाने में वापस टाइम इन्वेस्ट मत करो। लेक्चर अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ वो चीज़ें जो कि आपको लगती है कि नई चीज़ें ऐड हुई हैं उनको ऐड कर लेना अपने नोट्स में, बाकी वापस से कंप्लीट नोट्स जीरो से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको ये बात भी समझना इंपॉर्टेंट है कि आप ड्रॉपर हो और आपने ड्रॉप लिया है अपनी मिस्टेक्स को सुधारने के लिए। क्या मिस्टेक ये था कि आपने नोट्स नहीं बनाए इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ? अगर ये मिस्टेक नहीं है तो फिर नोट्स वापस से बनाने का कोई रीज़न नहीं। ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि नोट्स वापस से बना लेना या फिर एक लेक्चर को 4 बार देख लेने से या फिर सेम टॉपिक को 4 डिफरेंट टीचर से पढ़ लेने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। ये कोई किसी यूज़ का नहीं है अगर आप खुद से रिवाइज नहीं कर पा रहे हो या फिर आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। नए क्वेश्चंस अगर आप खुद से, आपके मन में नहीं आ रहा है कि मैं बैठ के यार ये हार्ड क्वेश्चन है, सेक्शन डी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व कर लूँ, अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो फिर आप सिलेक्शन नहीं लोगे। ऑल्सो अगर आप खुद से रिवीजन नहीं बैठ रहे हो, आपको लग रहा है यार एंड में महारिविजन का जो आएगा वीडियो या फिर जो 20 मिनट सीरीज आएगी वो देखूंगा मैं लास्ट में और रिवाइज करूंगा, तो फिर आप 100% सिलेक्शन के रेस से बाहर हो और आप बस एक भीड़ का हिस्सा हो। सिंपल सी बात। फोर्थ मिस्टेक है जो कि बहुत सारे बच्चे इस बार करने वाले हैं, वो है टीचर चॉइस करने का। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि भैया बेस्ट टीचर कौन से हैं जो कि नीट 26 के लिए हमें प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या हमें जे एडवांस लेवल के टीचर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस साल हमने देख लिया कि एक क्वेश्चन जे एडवांस का पूछा गया था, तो अब हमें जे एडवांस का ही क्वेश्चन करने होंगे, जे एडवांस के टीचर से पढ़ना होगा, क्योंकि अगर हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा।
या भैया हमें वैसे टीचर से पढ़ना चाहिए जो कि काफ़ी बहुत सारे रैंक्स जिन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, क्या हमें उन टीचर से पढ़ना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली बात है उन्होंने बहुत सारे रैंक्स प्रोड्यूस किए तो उनका कंटेंट बेस्ट होगा। लेकिन वो अलग बात है कि हमें समझ नहीं आता है उनसे, लेकिन हम पढ़ेंगे रैंकर टीचर से, क्या हमें ये करना चाहिए? या फिर हमें एक ऐसे टीचर से पढ़ना चाहिए जिनसे हमें सारे कंसेप्ट समझ में आते हैं और हमसे क्वेश्चन बनता है, क्या करना चाहिए हमें? तो ऑब्वियसली बात है आपको वही टीचर सेलेक्ट करना चाहिए जिससे आपको समझ में आए और जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हो, ठीक है। ये एडवांस के टीचर से पढ़ने की ऐसा कोई नहीं कि अगर आप नीट के लेवल के टीचर से पढ़ोगे तब आपका आगे सिलेक्शन नहीं होगा। ऑब्वियसली वो सारे टीचर्स जो कि पहले नीट के लिए पढ़ाते थे वो सब कुछ अपना जो लेवल अप करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यार टफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो टफ क्वेश्चंस को कैसे टैकल करवाना है बच्चों से, वो सब कुछ अपग्रेड करने वाले हैं। कोई भी पुराने तरीके से आपको नहीं पढ़ाने वाले। आपको चॉइस इस बेसिस पे करना है कि आपको किससे समझ में आ रहा है, उस टीचर ने कितने रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं या फिर उस टीचर का क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब मैटर नहीं करता है। आपको मेन चीज़ जो देखनी है वो ये है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं नहीं बन रहे, ठीक है। ऑल्सो मेरे से पूछोगे तो मैं किसी एक टीचर का नाम दूंगा, मैं बोलूँगा कि यार फिजिक्स एमआर सर से पढ़ लो, बायोलॉजी विपिन सर से पढ़ लो, क्योंकि मैंने पढ़ा था विपिन सर से, मेरे को समझ में आया था, आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये है कि आप जाओ वो टॉपिक उठाओ जो आपको लगता है कि यार ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मेरे को ये समझने में दिक्कत हो रही है, तो जो भी टीचर आपको वो टॉपिक समझा दे वो आपके लिए बेस्ट टीचर हो जाता है। तो आप कोई भी एक टॉपिक उठाओ, आपको लग रहा है रोटेशन मोशन हार्ड है और जो टीचर मुझे समझा देगा वो बेस्ट टीचर होने वाला है मेरे लिए। इस तरीके से आप टीचर को चूज कर सकते हो, ठीक है। आप जाओ एमआर सर से, सलीम सर से, दोनों से एक दो लेक्चर्स देख लो, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा कनेक्शन फील हो, ज़्यादा वाइब मैच हो और ज़्यादा आपको लग रहा है कि यार मेरे क्वेश्चन से बन रहे हैं, उस टीचर को आप चूज कर सकते हो, ठीक है। और ये बेस्ट तरीका है टीचर चूज करने का, ना कि आप मुझसे पूछ रहे हो या फिर किसी सेकंड इंसान से पूछो या अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछो जो कि टॉपर है लेकिन आप एवरेज हो। इस तरीके से आप चूज करोगे तो आप हमेशा गलत चीज़ ही चूज करोगे। ऑल्सो ये बात भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि इस साल के जो टॉपर्स आएंगे वो उन्हीं टीचर से पढ़ के आएंगे जिनसे आपने भी पढ़ाई करी है। बस फर्क ये है कि वो टॉपर इसलिए बन पाए या उन्होंने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म इसलिए किया क्योंकि या तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, या तो उन्होंने बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे, या जिस लेवल के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस नहीं किए थे वो लेवल के क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस करके वहाँ पे गए थे। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा था पीडब्ल्यू का, मैं इंटरव्यू देख रहा था, जो जेईई मेंस के पीवाई किया उसको वो 2 बार करके गया था, तो उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो किससे बनेंगे वहाँ पे जाके? अब बताओ कि जेईई मेंस के पीवाई टीचर से नहीं करवाए थे लेकिन वो खुद करके गया था, तो अब यहाँ पे जो वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाया उसका जो क्रेडिट है वो किसको देना चाहिए, बच्चे को या फिर टीचर को? ऑब्वियसली बच्चे को। तो हमेशा सिलेक्शन में या फिर रैंकर बनने में जो मेन रोल होता है वो स्टूडेंट का ही होता है। 80% रोल स्टूडेंट का ही है, 20% ही काम टीचर का होता है। तो इसको चूज करने में अगर आप ज़्यादा टाइम लगा दोगे तो आप वो 80% काम नहीं कर पाओगे जो एक स्टूडेंट को करना होता है सिलेक्शन के लिए, और ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो अगर मैं बताता हूँ कि मैंने जब विपिन सर से पढ़ना स्टार्ट किया था उस समय विपिन सर को कोई नहीं जानता था। अभी तो आप सब लोग जानते हो विपिन सर कौन है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, वो कैसा पढ़ाते हैं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे किसी ने नहीं बोलता कि विपिन सर बहुत तगड़े टीचर है या उन्होंने इतना रैंक निकाल दिया है या फिर उनकी क्वालिफिकेशन ये है। मैंने इसलिए पढ़ना स्टार्ट किया था क्योंकि मेरा वाइब मैच करता था और मुझे समझ में आता था उनसे, बस इसलिए मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, उनसे पढ़ना स्टार्ट किया था और कोई भी रीज़न नहीं था। मैंने ये नहीं देखा था कि उनका एज क्या है या उनका एक्सपीरियंस क्या है, मैंने कुछ नहीं देखा था। मैंने देखा कि यार वो इंसान मेरे को एनसीईआरटी की लाइन समझा पा रहा है और मुझसे वो क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, तो मतलब मेरे लिए टीचर बेस्ट है, ठीक है। ये बेस्ट तरीका होता है टीचर को चूज करने का। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप सिर्फ लेक्चर देखते रह जाते हो और रिवीजन तक नहीं पहुंच पाते हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है इस पूरे प्रोसेस का और इस पूरे 1 साल को वेस्ट करने का, ठीक है। डेली लेक्चर देखना, नोट्स बनाना, ये सारे लोग करने वाले हैं, लेकिन जो इंसान सेल्फ स्टडी करेगा वही सिलेक्ट हो पाएगा। और ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, आप डेली एक 3-4 घंटे का टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस को नहीं दे पा रहे हो, या फिर आप 1 घंटे डेली पुरानी चीज़ों को रिवाइज करने के लिए नहीं दे पा रहे हो, तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है आपको आगे जाके, क्योंकि आपको फिर एंड में उसी महा रिविजन जो कि आपने लास्ट ईयर किया था या 20 मिनट सीरीज या ड्रीम 45 टाइप ऑफ वीडियोस देखने होंगे जिसका कोई मतलब नहीं होता है सिलेक्शन से, जिसका दूर दूर तक सिलेक्शन के साथ कोई रिश्ता नहीं होता है। अगर आपको मेरी हिस्ट्री सीरीज देखनी है तो आप अभी से देखो, जैसे आप वो चैप्टर खत्म कर लेते हो तभी आप स्टार्ट कर दो देखना। एक बार देख लोगे, 2 बार देख लोगे, आपको पता चल जाएगा अच्छा ऐसे रिवाइज करना है, तो एंड में आपको जाके सिर्फ मेरी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं होगी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप एंड के 3-4 महीने में खुद से रिवाइज कर पा रहे हो तभी आपने साल भर अच्छे से पढ़ाई करी और तभी आप सिलेक्ट हो गए। एंड में अगर आपको वीडियोस के थ्रू रिवाइज करना पड़ जाए, समझ जाओ कि आपका साल खराब हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, मैं आपको बहुत पहले बता दूँ ये चीज़ ताकि आप आगे जाके गलती ना करो। अब जो अगली मिस्टेक है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा रिसोर्स को लेकर परेशान हो, आपको लग रहा है यार भैया इस साल तो अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, और अच्छे क्वेश्चंस का मतलब है HC वर्मा हमें सॉल्व करनी होगी। ऑर्गेनिक में भैया आपको पता है वो आइसोमरिज्म का क्वेश्चन आ गया था, एक क्वेश्चन था जो कि बहुत हार्ड था, उसमें 10 आइसोमर्स बनाने पड़ रहे थे हमें। वो क्वेश्चन अगर हम सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा तो काम ही नहीं होगा। तो और वैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए हमें तो MS चौहान वाली बुक उठानी होगी और पूरा सॉल्व करना होगा। हम लोग ड्रॉप ईयर है, हम लोग ड्रॉप ईयर में है, 1 साल ही हमारे पास है, लेकिन हम लोग को MS चौहान और HC वर्मा दोनों सॉल्व करना होगा। और हमारे कंसेप्ट भी अच्छे नहीं, हमें लेक्चर्स भी देखने हैं अभी पूरे, ठीक है। तो हमें ये दोनों करना होगा और जे मॉड्यूल्स भी अगर टाइम मिलेगा तो हम वो भी करेंगे, जेई के PYQs भी करेंगे, नीट के PYQs भी करेंगे, एग्जाम्पलर भी करेंगे, और मॉड्यूल्स नीट के भी अगर है वो भी पॉसिबल तो वो भी कर लेंगे। तो क्या आप बताओ 1 साल में अगर आप ड्रॉपर हो, फ्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि टॉपर है जिसका सिलेबस कंप्लीट है और उसको इस साल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ जो कि सिलेक्शन लेना चाहता है, उसके लिए उसको एक प्रोसेस फॉलो करना है और उस प्रोसेस में उसके पास 1 ही साल है और 1 साल में उसको इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले करनी है और फिर जाके वो हाई लेवल चीज़ें कर सकता है। तो क्या वो सब चीज़ फॉलो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो आपको इस फॉर्मो में नहीं पढ़ना है। क्या चीज़ें फॉलो करनी है मैं आपको एक्जैक्टली सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में बता दूंगा।
लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उससे पहले रिजल्ट आए, क्योंकि रिजल्ट देख के, कट ऑफ देख के मैं ज़्यादा बेटर आपको बता पाऊंगा कि किस तरीके से आपको चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। उससे पहले जो वीडियोस आ रही है वो कोई मतलब वो टैकल करना आपको नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को भी पता नहीं कट ऑफ क्या होने वाला है। हो सकता है कट ऑफ काफ़ी नीचे हो जाए, तो उसके लिए जो प्रिपरेशन के तरीके हैं वो काफ़ी अलग होगी, और हो सकता है कट ऑफ ऊपर ही रह जाए, 580 590 पे रह जाए, 600 पे रह जाए, तो उसके लिए प्रिपरेशन फिर आपको कैसे करना है वो अलग रहेगा। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि रिजल्ट आ जाए और फिर मैं आपको एक्चुअल बताऊँ कि रिसोर्सेज क्या यूज़ करनी चाहिए आपको और किस सीक्वेंस में यूज़ करना चाहिए। अभी के लिए ये समझो कि आपको HC वर्मा कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको JEE PYQs करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीचर्स इस साल अगर आप लेक्चर देखने वाले हो तो उसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो HC वर्मा के हैं या फिर जो JEE के PYQs कहेंगे वो लेकर आएंगे, वो करवाएंगे। आपका मोस्टली काम वहाँ से हो जाएगा। मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि HC वर्मा करने के चक्कर में या फिर JEE के PYQs करने के चक्कर में आप नीट के PYQs ना छोड़ दो, आप एग्जाम्पलर ना छोड़ दो, आप NCERT के क्वेश्चंस ना छोड़ दो, और आप मॉड्यूल्स करना ना भूल जाओ। ठीक है, आपने मॉड्यूल्स कंप्लीट किया नहीं, एग्जाम्पल्स किए नहीं, इलस्ट्रेशंस किए नहीं, सेक्शन ABCD किया नहीं, और आप चले गए HC वर्मा करने, तो आप यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखो। और जब भी आप कोई भी रिसोर्स फॉलो करना स्टार्ट करो, फॉर एग्जाम्पल आप मॉड्यूल करना स्टार्ट करो, तो आप पहले मॉड्यूल कंप्लीट करोगे। ठीक है, ये नहीं कि मॉड्यूल और HC वर्मा एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए तो पूरा कर दिया लेकिन पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब HC वर्मा मैंने 5 चैप्टर के लिए तो पूरा किया और मैंने मॉड्यूल भी उन 5 चैप्टर के लिए पूरा कंप्लीट किया, लेकिन मैं आगे के चैप्टर्स के लिए ना मॉड्यूल कर पाया ना HC वर्मा कर पाया और मेरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाया। ये गलती आपको नहीं करनी है, जो कि बहुत बच्चे करने वाले हैं सर। मैं समझ पा रहा हूँ ये सिचुएशन देख के कि क्या ब्लंडर्स होने वाले हैं, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने खुद किया। मैंने एम्स के लिए जब मैंने सोचा था कि मैं एम्स क्रैक करूँगा, 2019 में अलग से एग्जाम होता था उसका, तो मैं भी इसमें फंस गया था। मैं बहुत सारी हार्ड बुक्स मंगवा के मैंने रख ली थी, HC वर्मा मंगवा लिया था मैंने कि मैं पूरा सॉल्व करूँगा, और कुछ दिनों में ही 3-4 महीने मेरे को समझ आ गया यार मैं इतना स्लो चल रहा हूँ कि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा इसके चक्कर में। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या ये गलती हो सकती है आपसे कि आप हार्ड क्वेश्चंस करने के चक्कर में या अलग अलग रिसोर्सेज करने के चक्कर में आप कुछ भी कंप्लीट ना कर पाओ। ठीक है, अच्छा, और ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है कि आप NCERT इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको आउट ऑफ NCERT बायोलॉजी में दिख गया तो आप आउट ऑफ NCERT पढ़ने लग जाओगे, आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन करने लग जाओगे, तो इसका कोई सेंस नहीं है। क्या आपने वो सारे 89 क्वेश्चन किए? अगर किए तब अलग बात है, नहीं कर पाए तो फिर कोई मतलब ही नहीं है कि आप जाके उस एक क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको 89 क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, हमेशा NCERT पे ही फोकस रखना है। सिलेक्शन की अगर बात कर रहे हो या फिर इवन टॉप 1000 रैंक की बात करो, तब भी आप NCERT को और जो पहले के रिसोर्सेज थे उसको कंप्लीट फॉलो करके और रिविजन को बढ़ा के आप वहां तक पहुंच सकते हो। ये जो पेपर था वो प्रेशर हैंडलिंग का था, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करते हो उसका था, ना कि आपने क्या क्या सॉल्व किया है उसको चेक करने का था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। और लास्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो मैं कवर करना चाहता था इस वीडियो में, वो ये है कि अगर आप अलग अलग वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाके एक दूसरे से लड़ते रहते हो या फिर आप टीचर्स को कंपेयर करते रहते हो कि यार ये जो कोचिंग का टीचर है ना वो बेस्ट है, या फिर ये जो कोचिंग है वो बेस्ट है और तेरी कोचिंग तो बेकार है, या फिर MR सर बेस्ट है, सलीम सर बेकार है, सलीम सर बेस्ट है, MR सर बेकार है, अगर आप ये कर रहे हो कमेंट सेक्शन में तो आपका पक्का सिलेक्शन नहीं होगा। जितना जल्दी आप इससे दूर हट सकते हो और कंपेरिजन दूसरों की हटा के आप खुद के ऊपर देख सकते हो कि यार मेरी क्या गलती है और मैं टॉपर से क्यों कंपेयर नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे में क्या कमी रहेगी, अगर आप इस पे आ जाते हो तो ज़्यादा बेटर है। इंस्टेड कि आप किसी दो इंसान जिसको पता भी नहीं कि आप कौन हो उसके बारे में बात करो, उसके बारे में कमेंट करो किसी दूसरे के कमेंट सेक्शन में, तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप बस अपना टाइम वेस्ट करो और ये दिखा रहा है कि आप अपने गोल को लेकर कितने सीरियस हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मेरे को डिस्कस करना था। ये PW वर्सेस अनअकैडमी या फिर दूसरे कोचिंग्स है, एलन वर्सेस आकाश, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। वो हर साल बच्चे पढ़ा रहे हैं, हर साल रिजल्ट दे रहे हैं, वो अपनी लाइफ में अच्छे कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो ये देखना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका सिलेक्शन कंपेयर करके हो जाता है तो आप करते रहो, और आपको लगता है यार कंपैरिजन मेरे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है तो आप खुद समझ जाते हो आपको क्या करना चाहिए। आपको पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई में क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करना है वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, उसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और पढ़ने पर ध्यान दो। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब टेक केयर और अगली कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करके बता देना।